नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुबह की सुर्खियों पर। उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले आज संसद परिसर में भाजपा सांसदों की कार्यशाला। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यशाला की बैठक में होंगे शामिल। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से फोन पर की बातचीत। यूक्रेन संघर्ष को जल्द खत्म करने के प्रयासों पर हुई चर्चा। उत्तरकाशी के नौगांव में बादल फटने से रिहायशी इलाकों में घुसा मलबा। राहत और बचाव कार्य जारी। वहीं पंजाब में बाढ़ से 46 लोगों की मौत। दिल्ली में यमुना का जलस्तर घटा। साल का आखिरी पूर्ण चंद्र ग्रहण आज। भारत समेत दुनिया की 85% आबादी देखेगी ब्लड मून का नजारा। राजगीर में चल रहे एशिया कप हॉकी का फाइनल आज। भारत और दक्षिण कोरिया के बीच होगी खिताबी भिड़ंत। एरिना सबालेंका ने यूएस ओपन टेनिस का लगातार दूसरी बार जीता महिला एकल का खिताब। पुरुषों के फाइनल में आज अल्कराज और सिनर होंगे आमने सामने। तो आपको बता दें कि उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले संसद परिसर में आज भाजपा सांसदों की कार्यशाला आयोजित की जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस कार्यशाला की बैठक में शामिल होंगे। 2 दिवसीय वर्कशॉप में लगभग 4 सेशंस होने हैं, जिसमें पार्टी के इतिहास और विकास पर चर्चा होगी और सांसदों की कार्यकुशलता कैसे बढ़ाई जाए, इस पर काम किया जाएगा। वर्कशॉप का मकसद उपराष्ट्रपति चुनाव से पहले 100% वोटिंग के लिए सांसदों को सही ट्रेनिंग देना है। ट्रेनिंग सेशन में सांसदों को बैलेट पेपर का सही निशान लगाने, चुनाव अधिकारी की ओर से दिया गया पेन का इस्तेमाल करने और बैलेट पेपर को सही तरीके से मोड़कर बॉक्स के अंदर डालने की जानकारी दी जाएगी ताकि वोट अमान्य ना हो। दरअसल गुप्त मतदान में पार्टी व्हिप लागू नहीं होता है और ऐसे में एनडीए का फोकस क्रॉस वोटिंग रोकने और अवैध वोटों को कम करने पर है। उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए 9 सितंबर को वोटिंग होगी और काउंटिंग भी 9 सितंबर को ही होगी। एनडीए ने महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया है। उनका मुकाबला इंडी गठबंधन के उम्मीदवार और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जस्टिस बी सुदर्शन रेड्डी से होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों से फोन पर बातचीत की और दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग में हुई प्रगति की समीक्षा की और साथ ही साथ आपसी रिश्तों का और सकारात्मक मूल्यांकन किया। इस दौरान दोनों नेताओं ने यूक्रेन में संघर्ष को शीघ्र समाप्त करने के प्रयासों सहित अंतर्राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि भारत फ्रांस रणनीतिक साझेदारी वैश्विक शांति और स्थिरता को बढ़ावा देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती रहेगी। वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों ने पेरिस में यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की और नाटो के गठबंधन के सहयोगियों के बीच हुई बातचीत के बारे में बताया। राष्ट्रपति मैक्रों ने कहा कि भारत और फ्रांस यूक्रेन में न्यायपूर्ण और स्थायी शांति स्थापित करने के लिए समान रूप से प्रतिबद्ध हैं। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में अशोक चिन्ह को तोड़े जाने पर भाजपा नेता सुधांशु त्रिवेदी ने शनिवार को कांग्रेस और विपक्ष पर बड़ा हमला बोला है। उन्होंने कहा है कि जम्मू कश्मीर में मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नेता द्वारा भारत के राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ के बारे में की गई टिप्पणी अत्यंत अपमानजनक है। अशोक स्तंभ संपूर्ण भारत का प्रतीक है, उसे संविधान सभा ने बनाया है। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अशोक स्तंभ पर उनकी ये टिप्पणी भारत की पहचान और सम्मान के प्रति उनकी नफरत को दर्शाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। ऐसा लगता है कि केरल से लेकर कश्मीर तक कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने बिहार से जुड़े प्रतीकों को अपमानित करने का ठेका लेकर रखा है। जम्मू कश्मीर में इंडी गठबंधन की सरकार के
मुखिया और मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला जी द्वारा जिस प्रकार से भारत के राजकीय चिन्ह अशोक स्तंभ के बारे में अवमाननापूर्ण बात कही गई है, ये इंडी गठबंधन और कांग्रेस के सहयोगी दलों में भारत की पहचान, भारत के सम्मान के प्रति किस प्रकार के हिकारत का भाव है उसको यह दर्शाती है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि सम्राट अशोक बिहार की धरती के पुत्र थे। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि केरल से लेके कश्मीर तक बिहार से जुड़े हुए प्रतीकों के प्रति ऐसा लगता है कि कांग्रेस और उसके सहयोगी दलों ने कोई ठेका ऐसा ले रखा है उन्हें अपमानित करने का। और अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तराखंड के आ गया है, जिसके सड़क किनारे खड़े कुछ वाहन भी मलबे में दब गए हैं और ये जो प्राकृतिक आपदा है इसमें कई लोगों के फंसे होने की आशंका है। जैसे ही जिला प्रशासन को इस घटना की सूचना मिली, तुरंत ही युद्ध स्तर पर बचाव और राहत के कार्य शुरू कर दिए गए हैं। मौके पर पहुंचे बचाव दल ने कहा है कि घायलों को तत्काल चिकित्सा सहायता प्रदान की जा रही है। जिला प्रशासन ने स्थानीय लोगों से भी अपील की है कि वे बचाव दल का सहयोग करें और सुरक्षित स्थानों पर चले जाएं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने इस घटना पर गहरी चिंता व्यक्त की है। और पंजाब में बाढ़ के कारण स्थिति बहुत खराब है। पंजाब के सभी 23 जिलों को आपदा प्रभावित घोषित कर दिया गया है, लेकिन 7 जिले गुरदासपुर, अमृतसर, फजलिका, फिरोजपुर, कपूरथला, होशियारपुर और पठानकोट बाढ़ से सबसे ज्यादा प्रभावित है। बाढ़ से प्रभावित कुल आबादी का 85% हिस्सा इन्हीं 7 जिलों में है। राज्य में कुल 3.87 लाख लोग बाढ़ से प्रभावित हुए हैं, जिनमें से अकेले इन 7 जिलों में 3.29 लाख लोग शामिल हैं और इस वजह से ये जिले इस संकट का केंद्र बन गए हैं। बाढ़ के कारण अब तक 46 लोगों की मौत हो गई है, तो वहीं पठानकोट से लापता हुए लोगों का अभी तक कोई पता नहीं चला है। किसानों की 1.74 लाख हेक्टेयर में फसल डूब गई है। राहत और बचाव कार्य में जुटे सैन्य बलों ने भी टुकड़ियों की संख्या 24 से बढ़ाकर 27 कर दी है, जबकि एनडीआरएफ की 23 और एसडीआरएफ की 2 टीमें लोगों की मदद के लिए लगातार जुटी हुई हैं। बात करें दिल्ली की, तो दिल्ली में पुराने रेलवे पुल पर यमुना नदी का जलस्तर कल रात 8 बजे कम होकर 205.98 मीटर पर पहुंच गया, जो कई दिन से 207 मीटर के आसपास था। हालांकि जलस्तर अब भी खतरे के निशान 205.33 मीटर से ऊपर है। अधिकारियों के अनुसार स्थिति पर कड़ी नजर रखी जा रही है और सभी संबंधित एजेंसियां अलर्ट पर हैं। दिल्ली में चेतावनी का निशान 204.50 मीटर, जबकि खतरे का निशान 205.33 मीटर है। आगे बढ़ेंगे। आपको बता दें कि बीजेपी के वरिष्ठ सांसद सुजीत कुमार ने जीएसटी में किए गए बदलावों को ऐतिहासिक सुधार बताते हुए कहा है कि इसका लाभ समाज के हर वर्ग को मिलेगा। हमारे सहयोगी अमरेंद्र गुप्ता के साथ विशेष बातचीत में सांसद सुजीत कुमार ने कहा कि ये कदम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गरीबों, किसानों और आम नागरिकों को सशक्त बनाने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। सुजीत कुमार के मुताबिक जीएसटी में ये व्यापक सुधार आत्मनिर्भर भारत के लक्ष्य की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। प्रधानमंत्री ने लाल किले की प्राचीर से कहा था कि इस बार दिवाली से पहले लोगों को खुशियां मिलेंगी और जीएसटी का रिफॉर्म भी उसी ओर इशारा कर रहा है। कैसे देख रहे हैं सर पूरे इस रिफॉर्म को? देखिए, सबसे पहले तो मैं पूरे देशवासियों की तरफ से प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि इतना बड़ा तोहफा उन्होंने देश को दिया है और देश की जनता को दिया है। देखिए, जब 2014 में प्रधानमंत्री जी पहली बार जब वो शपथ लिए, उनका एक स्लोगन था, आपको याद होगा, उन्होंने कहा था मैक्सिमम गवर्नेंस मिनिमम गवर्नमेंट। ये उसका ही एक, मैं मानता हूँ, बहुत एक बड़ा उदाहरण है।
जीएसटी का जो ये रिफॉर्म्स है 2.0 रिफॉर्म्स जिसको हम कह रहे हैं, ये इतना बड़ा कदम है भारत को विकसित भारत बनाने में 2047 में, जब हम लोग 100 साल हो जाएंगे हमारी आज़ादी का। एक मैं मानता हूँ एक बहुत ही जिसको इंग्लिश में कह सकते हैं रेवोल्यूशनरी स्टेप है। मैं बताता हूँ कैसे। देखिए, हमारा जो जीएसटी स्लैब्स था 2015 में जब हुआ, जीएसटी का कानून आया और एक स्ट्रक्चर था, तो अभी जो हमारे पास एक्सपीरियंस हुआ उसमें सरकार ने देखा कि जो हम लोग आम आदमी को बेनिफिट्स दे सकते हैं, इसमें दो मुख्य पिलर्स हैं। एक है रेट हार्मोनाइजेशन, रेट स्ट्रीमलाइनिंग ऑफ द रेट्स। अभी देखिए 2 ही स्लैब्स हैं, ठीक है। और जो आपके इंश्योरेंस प्रोडक्ट कह लीजिए, हेल्थ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस या एसेंशियल मेडिसिन एंड ड्रग्स कह लीजिए, इसमें कोई जीएसटी है ही नहीं। पहले 18 से 12%, 12 था, किस में 18 था, उसको नील कर दिया। क्यों? क्योंकि देखिए प्रधानमंत्री जी को, वित्त मंत्री जी को लगा कि देश में जो हमारी इंश्योरेंस का जो पेनिट्रेशन है वो बढ़ना चाहिए, आम आदमी भी सक्षम होना चाहिए इंश्योरेंस खरीदने में। और जो एसेंशियल आइटम्स हैं, कैंसर ड्रग्स है, बहुत सारे एसेंशियल मेडिसिन हैं जो पहले हमको चुभता था, तो इसमें हटा दिया। 100 साल पुराने कानून 21वीं शताब्दी में हुआ करते थे, जिसको इस सरकार ने पूरी तरह से बदलने का काम किया, उसमें रिफॉर्म किए, टैक्स को सरल किया, जीएसटी में जो कंप्लेन थी उसको उन्होंने एड्रेस किया और देश को बड़ा तोहफा दिया। मोदी सरकार है ये हमेशा आम आदमी के लिए सोच रहा है, हमेशा देश के लिए सोचता है, देश कैसे आगे बढ़ेगा, तीसरी अर्थव्यवस्था कैसे बनेंगे हम लोग, देश का हर नागरिक, ठीक है, उसका आर्थिक स्थिति, उसका स्टैंडिंग इन सोसाइटी कैसे बढ़ेगा, यही सोच है। संसद में सर जिस तरह से बिल कानून बन रहे हैं, जिसकी परिकल्पना शायद देश ने की थी, जो सुधार मोदी सरकार लेके आ रही है कानूनों की शक्ल में, ये भी ऐतिहासिक है। सांसद के तौर पे सर इसको कैसे देखें? एक फिलॉसफी होती है, चाहे वो एक इंडिविजुअल की हो या एक पार्टी की हो, नेशन फर्स्ट वाली फिलॉसफी जब होती है, और भाजपा का फिलॉसफी आप जानती हैं, उसके बाद पार्टी, उसके बाद स्वयं, तो देश सर्वोपरि है, ये इसमें कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकती है, ठीक है, चाहे सरकार रहे चाहे सरकार न रहे। जिस तरह से देश में सुधारों की नई परिभाषा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में गढ़ी जा रही है, वो कहीं ना कहीं ये बताती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए देश सर्वप्रथम है। कैमरामैन सुनील कुमार के साथ अमरेंद्र गुप्ता, डीडी न्यूज, दिल्ली। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पार खबरों का सफर जारी है, आप देखते रहिए डीडी न्यूज। सस्ते वाले दाल मसाले स्वाद हुआ बेकार, MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल, ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े, क्या निराला MDH मसाला। डॉक्टर दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। पर पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। कम समय में ज्यादा मुनाफा, बस एक क्लिक में, कमाल है। अनजान लिंक्स पर क्लिक मत कीजिए, RBI कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। ब्रेक के बाद स्वागत है, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप। आपको बता दें आज साल का दूसरा और आखिरी चंद्र ग्रहण लगने जा रहा है। चंद्र ग्रहण रात 9:58 से शुरू होकर रात 1:26 तक रहेगा और इसके अनुसार भारत में चंद्र ग्रहण की अवधि लगभग 3 घंटे 28 मिनट तक रहेगी। ग्रहण का सूतक काल दोपहर 12:57 से ही शुरू हो जाएगा, लिहाजा 12 बजे के बाद से ही देश भर के सभी मंदिरों के कपाट बंद करने की प्रक्रिया शुरू कर दी जाएगी और इसके बाद मंदिर अगली सुबह 8 सितंबर को ही खुलेंगे। ये पूर्ण चंद्र ग्रहण बताया जा रहा है, लिहाजा ये खगोलीय घटना न सिर्फ वैज्ञानिकों के लिए खास है बल्कि धार्मिक दृष्टि से भी देखा जाए तो अत्यंत महत्वपूर्ण मानी जा रही है। आज का चंद्र ग्रहण यूरोप, एशिया
ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, अमेरिका, फिजी और अंटार्कटिका के भी कुछ एक हिस्सों में दिखाई देगा। और अब अगली खबर, भारतीय रेलवे के इतिहास में एक स्वर्णिम अध्याय जुड़ गया है। बारबी सायरंग नई रेल परियोजना पूर्ण हो गई है और इसके साथ ही मिजोरम की राजधानी आइजोल आजादी के 78 सालों के बाद भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गया है। आपको दिखाते हैं मिजोरम से संवाददाता श्रेयस द्विवेदी की ये खास रिपोर्ट। मिजोरम की राजधानी आइजोल पहली बार भारतीय रेल नेटवर्क से जुड़ गई है। 51 किलोमीटर लंबी बैरबी सायरंग रेल परियोजना केवल इंजीनियरिंग का अद्भुत नमूना ही नहीं, बल्कि यह पहाड़ी राज्य को देश की मुख्य धारा से और मजबूती से जोड़ने वाली जीवन रेखा है। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम को भारतीय रेलवे नेटवर्क से जोड़ने का सपना पूरा हो गया है। 51 किलोमीटर लंबी बैरबी सायरंग रेल परियोजना अब तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में रखे गए विजन को नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे ने कठिन चुनौतियों के बावजूद हकीकत में बदल दिया। लगातार बारिश और भूस्खलन जैसी चुनौतियों के बावजूद इसे सुरक्षित और टिकाऊ बनाने के लिए अत्याधुनिक तकनीक का इस्तेमाल किया गया है। सभी सुरंगों में ब्लास्ट रहित ट्रैक बिछाए गए हैं और दीवार पर उकेरे गए चित्र मिजोरम की संस्कृति की झलक दिखाते हैं। हमारा मिजोरम राज्य जो है आसाम के साथ रेल के माध्यम से जुड़ रहा है, यानी कि पूरे भारतवर्ष से जुड़ रहा है। एसेंशियल सर्विसेज की प्राइसेस थी, कीमतें थी, बहुत ज़्यादा थी। फल की बात करें या सब्जी की बात करें या कोई भी सप्लाईज की बात करें, तो उन चीज़ों में बहुत सा फर्क पड़ने वाला है। ये रेल के आने से गुड्स एंड सर्विसेज में ड्रास्टिक चेंज आएगा और उससे हटकर पर्यटन को बहुत बड़ा बढ़ावा मिलेगा। इस रेल लाइन की सबसे बड़ी खासियत 104 मीटर ऊंचा रेल पुल है, जो दिल्ली के कुतुब मीनार से भी ऊंचा है। अब बैरबी से आइजोल की यात्रा का समय 6 से 7 घंटे से घटकर मात्र 1 से 1.5 घंटे रह जाएगा। इससे शिक्षा, स्वास्थ्य, व्यापार और पर्यटन को बड़ा बढ़ावा मिलेगा। मालगाड़ियों की आवाजाही से स्थानीय उत्पाद पूरे देश में पहुंचेंगे और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे। इतने सालों में जो यहाँ का कनेक्टिविटी का समस्या है, उसके वजह से बहुत परेशानी आई थी। यहाँ के जो छात्र है जो पढ़ने जाते हैं अलग अलग जगह पे, यहाँ जो मेडिकल फैसिलिटी के लिए लोग अलग अलग जगह जाना है, उनके लिए ये रोड से बहुत समस्याएं होती थी। समय भी बहुत लगता था और बारिश के समय में लैंडस्लाइड की समस्याएं भी यहाँ बहुत रहती हैं। तो अब ये रेल आने से बहुत कम समय में और सुरक्षित और एक रिलायबल तरीके से ये देश भर में सफ़र कर पाएंगे। ये परियोजना पूर्वोत्तर के अन्य राज्यों को भी मजबूत कनेक्टिविटी देगी। त्रिपुरा, असम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम अब सीधे रेलवे नेटवर्क से जुड़ गए हैं। 45 सुरंगों और 55 बड़े पुलों वाली ये परियोजना नॉर्थ ईस्ट के सामाजिक आर्थिक विकास के लिए गेम चेंजर साबित होगी। सड़क मार्ग पर बारिश से होने वाले अवरोधों के बीच ये रेल मार्ग लोगों को सुरक्षित और भरोसेमंद सफर देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही 8,071 करोड़ रुपए की लागत से बने इस महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट का औपचारिक उद्घाटन करेंगे। आजादी के 78 साल बाद मिजोरम में पहली बार रेल की सीटी गूंजने वाली है। यह सिर्फ एक रेलवे लाइन या परियोजना नहीं, बल्कि पूर्वोत्तर को मुख्य धारा से जोड़ने की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रतिबद्धता का जीवंत उदाहरण है। श्रेयस द्विवेदी, डीडी न्यूज, आइजोल। और 5 राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों के छात्र राष्ट्रीय सैन्य स्कूल चैल के शताब्दी वर्ष का जश्न मनाने के लिए दिल्ली में एकत्रित हुए। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारतीय सैनिकों की वीरता के सम्मान में ब्रिटिश शासक किंग जॉर्ज पंचम ने हिमाचल प्रदेश के चैल में पहला सैन्य स्कूल स्थापित किया था। थल सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि थे। डीडी न्यूज संवाददाता विशाल बैरिस्टो ने रिपोर्ट की है, आप देखिए। इस मौके पर भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने शताब्दी ट्रॉफी का अनावरण किया और राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूलों पर एक स्मारिका का भी विमोचन किया। राष्ट्र निर्माण में सैन्य स्कूलों की भूमिका पर प्रकाश डालते हुए जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऑपरेशन सिंदूर में नागरिक योद्धाओं के महत्व के बारे में बताया। The citizens are the first information providers to the soldiers. They are the tripwires at the borders as well as caretakers in the rear areas. During Op Sindoor, there were more than 72,000 NCC warriors. हिमाचल स्थित चैल मिलिट्री स्कूल एशिया का सबसे पुराना मिलिट्री स्कूल है। इसकी स्थापना तत्कालीन ब्रिटिश सम्राट किंग जॉर्ज पंचम ने की थी। इसी तरह के स्कूल 1930 में अजमेर, 1945 में बेलगाम
1946 में बैंगलोर और 1962 में धौलपुर में स्थापित किए गए थे। नाम बदलने के बाद इन 5 सैन्य स्कूलों को अब सामूहिक रूप से राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल के रूप में जाना जाता है और इन संस्थानों के कैडेट खुद को जॉर्जियंस कहते हैं। मोदी सरकार की बदौलत अब लड़कियों को भी सैन्य स्कूलों में दाखिला मिल रहा है। मैं बहुत ही भाग्यशाली हूँ कि मैं फर्स्ट बैच ऑफ गर्ल्स में हूँ RMS अजमेर में, और मुझे ऐसा लगता है कि लड़कियाँ नहीं हैं, हम कैडेट्स हैं। वी आर नॉट नो मोर गर्ल्स, वी आर जस्ट कैडेट्स। एंड स्कूल हमें ऐसी फैसिलिटीज दे रहा है कि हम फील नहीं कर, देयर इज नो जेंडर इनइक्वालिटी बिटवीन अस। जो भी लड़के कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं। हमें हमारे प्रिंसिपल सर एंड ऑल दी जॉर्जियंस हमारी बहुत मदद करते हैं, एंड देयर आल्सो वेरियस कोर्सेज जो हमें प्रोवाइड करते हैं जिनसे हमारी हेल्प होती है, जैसे हमारी नॉर्मल एबिलिटीज, ड्रिल क्लासेस एंड ऑल सर। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल छात्रों को भारतीय सशस्त्र बलों के लिए तैयार करते हैं। इनमें से कुछ ने देश को गौरवान्वित किया है। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर श्री अजीत डोवल हमारे अजमेर स्कूल के पढ़े हुए हैं, और मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स डॉक्टर S जयशंकर वो बेंगलोर स्कूल के पढ़े हुए हैं। राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल्स में 2022 से लड़कियों का एडमिशन स्टार्ट हो गया है, और उसके बाद में इवन उससे पहले एक हमारी स्वॉर्ड ऑफ ऑनर है OTA से, और डिफेंस में जाना स्टार्ट कर दिया। इस अवसर पर एक कार रैली को हरी झंडी दिखाई गई। ये रैली देश के सभी 5 सैन्य स्कूलों से होकर गुजरेगी। DD न्यूज के लिए विशाल बैरिस्टो की रिपोर्ट। और बिहार के राजगीर में खेले जा रहे हॉकी एशिया कप का फाइनल मुकाबला आज मेजबान भारत और गत विजेता दक्षिण कोरिया के बीच खेला जाएगा। शनिवार को सुपर 4 के अपने तीसरे और आखिरी मुकाबले में भारत ने चीन को 7-0 से हराकर फाइनल में जगह बनाई। मैच में भारत ने शानदार शुरुआत की और पहले क्वार्टर में ही 2 गोल दाग 2.0 की बढ़त 2-0 की बढ़त बना ली और भारत ने पहले फील्ड गोल के जरिए गोल किया, जबकि इसके बाद दूसरा गोल पेनल्टी कॉर्नर के जरिए आया। दूसरे क्वार्टर में भारत को एक और पेनल्टी कॉर्नर मिला, जिसे टीम ने गोल में बदलकर बढ़त को 3-0 कर दिया। हाफ टाइम के स्कोर 3-0 रहा। भारतीय टीम का दमदार प्रदर्शन यूं ही जारी रहा और टीम ने तीसरे और चौथे क्वार्टर को मिलाकर 4 गोल कर मुकाबले को 7-0 से जीत लिया। भारतीय टीम की नजर अब फाइनल जीतकर चौथी बार एशिया कप के खिताब को जीतने की होगी। और भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल को भरोसा है कि भारतीय पुरुष हॉकी टीम एशिया कप का खिताब जीतने में जरूर कामयाब होगी और इसके साथ ही उन्होंने भारतीय महिला हॉकी टीम को भी थाईलैंड के खिलाफ मिली पहली जीत पर बधाई दी है। रानी रामपाल से खास बात की है हमारे संवाददाता गौरव कुमार ने। इस वक्त हमारे साथ भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान रानी रामपाल साथ में है। रानी, इस वक्त बिहार में एशिया कप का पुरुषों का इवेंट जो है वो चल रहा है, कैसे देखते हैं भारतीय टीम के परफॉर्मेंस को, क्योंकि जिस तरह से टीम अभी तक पूरे टूर्नामेंट में अजय रही है? बिल्कुल, हमारी जो भारतीय पुरुष हॉकी टीम है जो कि राजगीर बिहार में एशिया कप खेल रही है, काफ़ी अच्छा प्रदर्शन अभी तक उन्होंने किया है। उन्होंने सभी मैचेस अभी तक जीते हैं एंड आई एम श्योर कि अपने देश में खेलने का मजा ही अलग होता है और वो हॉकी को पूरा एंजॉय कर रहे हैं राजगीर बिहार में। एंड आई एम श्योर कि हमारी पुरुष जो हॉकी टीम है वो इस एशिया कप को जरूर इसकी मेजबानी कर रही है, तो वो डेफिनेटली भारत को ही इसकी जीत मिलेगी। महिला हॉकी टीम भी जो है वो भी अपना जौहर दिखा रही है और थाईलैंड के खिलाफ टीम ने 11-0 की बड़ी जीत दर्ज की है। अब अगला मुकाबला जापान के खिलाफ है, कैसे देखती है महिला टीम के कैंपेन को? हमारी महिला टीम भी अभी चाइना में एशिया कप उनका शुरू हुआ है एंड आई एम श्योर एक अच्छा टूर्नामेंट का स्टार्ट किया है और इससे उनको काफी कॉन्फिडेंस मिलेगा। और टूर्नामेंट में जब आप पहला मैच अच्छा प्रदर्शन करते हो तो उससे आपका कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है। किस तरह से एक बदलाव जो है वो आप देखती हैं यहाँ की वुमेन्स जो एथलीट है उनके अंदर? मैंने ऑनेस्टली बताऊं तो मैंने बिहार में हमेशा सिर्फ यही सुना था कि यहाँ से IAS IPS ज्यादा बनते हैं, लोग पढ़ाई ज्यादा करते हैं, स्पोर्ट्स का कभी इतना कल्चर देखा नहीं था। बट अभी जो कुछ सालों में मैंने देखा है कि स्पोर्ट्स कल्चर बिहार में जो बढ़ा है, जिसका रिजल्ट उनको आने वाले कुछ सालों में देखने को मिलेगा। वुमेन एथलीट्स के लिए कुछ कहना चाहेंगे कि किस तरह से वो अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं, खासतौर से बिहार में? आई थिंक ऑलरेडी वुमेन्स पे काफी काम अच्छा हो रहा है और ये भी दर्शाता है कि अगर हम वुमेन्स पे ध्यान दें वुमेन्स और ज्यादा अच्छा कर सकती है।
आपके बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये है रानी रामपाल, जिनका साफ तौर पर कहना है कि भारतीय हॉकी टीम, जो पुरुष हॉकी टीम है, वो भी अच्छा कर रही है और साथ ही साथ महिला टीम को भी उन्होंने अपनी तरफ से बधाई दी है। कैमरामैन सौरभ बख्शी के साथ मैं गौरव कुमार, डीडी न्यूज, राजगीर, बिहार। और यानिक सिनर और कार्लोस अल्कराज की टेनिस प्रतिद्वंदिता लगातार मजबूत हो रही है और यूएस ओपन फाइनल में आज एक बार फिर सिनर और अल्कराज आमने सामने होंगे। ये दोनों खिलाड़ी लगातार तीसरे ग्रैंड स्लैम फाइनल में आमने सामने होंगे। ओपन एरा में पहली बार कोई दो खिलाड़ी लगातार तीसरा ग्रैंड स्लैम फाइनल खेलने जा रहे हैं। इस फाइनल मुकाबले में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर रहेगी। यूएस ओपन के पुरुष एकल फाइनल में दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर का सामना दुनिया के नंबर 2 टेनिस खिलाड़ी कार्लोस अल्कराज से होगा। कार्लोस अल्कराज ने सेमीफाइनल में नोवाक जोकोविच को 6-4, 7-6, 6-2 से मात दी। अल्कराज ने लगातार 2 साल फ्रेंच ओपन जीतने में कामयाबी पाई है। इस साल वे विंबलडन में भी उपविजेता रहे। अब अल्कराज बिना कोई सेट गंवाए यूएस ओपन के फाइनल में पहुंच चुके हैं। वहीं दुनिया के नंबर 1 टेनिस खिलाड़ी यानिक सिनर ने सेमीफाइनल में 25वीं वरीयता प्राप्त फेलिक्स ओजे एलियासीमे को मात दी। सिनर ने 4 सेट तक चले मुकाबले को 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 से अपने नाम किया। सेमीफाइनल में सिनर अपनी सर्वश्रेष्ठ फॉर्म में नहीं थे और चोट से परेशान दिखे। तीसरे सेट से पहले सिनर ने मेडिकल टाइम आउट भी लिया था। टॉप फॉर्म में न होने के बावजूद भी वे मैच को जीतने में कामयाब रहे। 24 वर्षीय सिनर ने इस साल ग्रैंड स्लैम्स में 27 में से 26 मैच जीते हैं। उन्होंने ऑस्ट्रेलियन ओपन और विंबलडन का खिताब जीता, वहीं फ्रेंच ओपन में उपविजेता रहे। सिनर ओपन एरा में सिर्फ चौथे खिलाड़ी हैं जो एक सीजन में 4 ग्रैंड स्लैम के फाइनल में पहुंचे हैं। वहीं वे ये उपलब्धि हासिल करने वाले सबसे युवा खिलाड़ी हैं। इससे पहले ये उपलब्धि रॉड लेवर, रॉजर फेडरर और नोवाक जोकोविच ने हासिल की है। ग्रैंड स्लैम्स में हार्ड कोर्ट पर लगातार 27 जीत के मामले में सिनर ने जोकोविच की बराबरी कर ली है। उनसे आगे 36 जीत के साथ सिर्फ रॉजर फेडरर हैं। ओपन एरा में ये पहला मौका है जब 2 खिलाड़ी एक ही सीजन में 3 ग्रैंड स्लैम्स के फाइनल में आमने सामने हैं। जून में हुए फ्रेंच ओपन फाइनल में कार्लोस अल्कराज ने जीत दर्ज की थी। वहीं विंबलडन फाइनल में यानिक सिनर ने बाजी मारी थी। रविवार के फाइनल में नंबर 1 की रैंकिंग भी दांव पर होगी। सिनर 65 हफ्ते से दुनिया के नंबर 1 खिलाड़ी बने हुए हैं। इन दोनों खिलाड़ियों का हेड टू हेड रिकॉर्ड देखें तो सिनर अल्कराज से पीछे हैं। दोनों के बीच हुए कुल 14 मैच में से 9 मैच अल्कराज ने जीते हैं, वहीं सिनर ने 5 में बाजी मारी है। दोनों के बीच हुए पिछले 4 में से 3 मैच अल्कराज ने ही जीते हैं। यूएस ओपन का परिणाम आते ही सिनर और अल्कराज आपस में मिलाकर पिछले 8 और पिछले 13 में से 10 ग्रैंड स्लैम जीत चुके होंगे, जो टेनिस की दुनिया में सिनकराज के दबदबे को दिखाता है। स्पोर्ट्स डेस्क, डीडी न्यूज। तो इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। डीडी न्यूज पर खबरों का सफर लगातार जारी है। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। नमस्कार।